नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगजा। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग हमारा जो बचा हुआ मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर्स में हमने दो मेथड्स देख लिए। पहला था रेशो मेथड और दूसरा था टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हमने देखा कि जैसे एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो वो डिमांड इलास्टिक है क्योंकि वो ज़्यादा चेंज हो रहा है। अगर एक्सपेंडिचर कम हुआ, मतलब पहले से एक्सपेंडिचर कम हुआ, तो वो डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग देखने वाले हैं हमारा तीसरा मेथड जो है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। अब ये पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, तो हमें मालूम है रेशो मेथड या तो फिर टोटल आउटले मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, दो डिमांड लेनी पड़ती है, दो प्राइस लेवल्स लेनी पड़ती है, तभी हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पता चलता है। बट कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम लोग अगर डिमांड कर्व ड्रॉ करें तो डिमांड कर्व ये ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। तो इस डिमांड कर्व पे समझो मुझे इस पॉइंट पे क्या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो निकालना है। तो अगर मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है रेशो मेथड से, तो मेरे पास दो क्वांटिटी होनी चाहिए, एक तो प्रीवियस वन और ये वन। अगर समझो मेरे पास ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं है तो मैं रेशो मेथड से नहीं निकाल सकता हूँ। अब आया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में भी मेरे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो प्रीवियस प्राइस या प्रीवियस क्वांटिटी और अभी की प्राइस है और अभी की क्वांटिटी। मेरे पास क्या है, सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, तो रेशो मेथड से भी मैं नहीं निकाल सकता हूँ। इन सभी जो क्रिटिसिज्म्स को ओवरकम करता है दोस्तों पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड बोलता है कि आप लोग डिमांड कर्व पे कौन सा भी पॉइंट दो, आप लोग डिमांड कर्व पे कौन सा भी पॉइंट दो, उस पॉइंट पे मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल के दिखाऊंगा। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं हम लोग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट मेथड से निकालने का फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट ऑन द डिमांड कर्व, ऑन द डीडी लिख रहा हूं मैं, ऑन द डिमांड कर्व बिलो द पॉइंट। इसको मिटा देता हूं, ये हो गया L और डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑन द डिमांड कर्व अबोव द पॉइंट, अबोव द पॉइंट, ये होगा U। मतलब पॉइंट मेथड से या ज्योमेट्रिक मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का क्या फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे, तो लोअर सेगमेंट ऑन डिमांड कर्व बिलो द पॉइंट, मतलब हमको जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है उसके नीचे का सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑन द डिमांड कर्व अबव द पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने वाले हैं उसका अपर सेगमेंट। अब ये हमारे एग्जांपल में कैसे बैठेगा, हमने ये एग्जांपल लिया जिधर ये डिमांड कर्व है और इधर क्या करना है, हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो हम अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालने हैं तो इस पॉइंट के नीचे कितना कर्व है, ये हुआ L, इस पॉइंट के ऊपर कितना कर्व है, ये हुआ U। तो सिंपली इस पॉइंट का जो डिमांड इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलेगा दोस्तों L बाय U से। तो अगर आपको पॉइंट मेथड से या ज्योमेट्रिक मेथड से क्या निकालने बोले, अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने बोली है तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, ED इज इक्वल टू L बाई U, मतलब लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ से हम लोग इसी ग्राफ में से कैसे ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे वो देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको एक्चुअली हम लोग ग्राफ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पॉइंट मेथड मैंने आपको बोला कि डिमांड कर्व पे ऐसा कौन सा भी पॉइंट पकड़ लो, उस पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक डिमांड कर्व मैंने आपके सामने लिया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, और कन्वीनियंस के लिए सिर्फ हमने क्या किया है, इसको वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को भी टच करा लिया है। ऐसा ओरिजिनल डिमांड कर्व पे नहीं होता है। रिपीट करता हूँ कि ओरिजिनल डिमांड कर्व पे ऐसा नहीं होता है, बट आपको सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब क्या हुआ, हर एक पॉइंट पर, मतलब हर एक पॉइंट पर P1, P और P2, इस सभी पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा कैलकुलेट करेंगे। ये पूरा जो डिमांड कर्व है वो है 8 सेंटीमीटर्स का, और इसके जो ये पार्ट्स है वो 2-2 सेंटीमीटर्स के पार्ट है, और P इसका मिडल पार्ट है, मतलब P से ऊपर 4 सेंटीमीटर और P से नीचे 4 सेंटीमीटर। अब एक एक पॉइंट पे हम लोग हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। पहले शुरू करते हैं B पॉइंट से।
अब हमने जब पॉइंट मेथड पढ़ा तो पॉइंट मेथड में हमने फॉर्मूला पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था हमारा, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, L डिवाइडेड बाय U। अब आगे जाने से पहले ये बता दूं कि ये लीनियर डिमांड कर्व है, मतलब ये कर्व वाला नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, तो इसको बोलते हैं लीनियर डिमांड कर्व मेथड। और आगे हम लोग जो कर्व वाले डिमांड कर्व होते हैं उधर भी हम लोग कैसा डिमांड का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। अब ED इज इक्वल टू L बाई U हमारा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। अब एक एक पॉइंट पकड़ते हैं और उस पॉइंट पे क्या प्राइस इलास्टिसिटी होगी ये देखते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं B। अब B पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब लोअर सेगमेंट किधर है, ये तो ग्राफ इधर ही कंप्लीट हो गया, मतलब इसके नीचे अब इस ग्राफ में कुछ नहीं है, तो लोअर सेगमेंट क्या है इधर, लोअर सेगमेंट है 0 और अपर सेगमेंट कितना है, अपर सेगमेंट है 8 सेंटीमीटर का, तो 0/8 मैथमेटिकली होता है दोस्तों 0। तो बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 0 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 0। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है तो हमने पढ़ा था एक पहले लेक्चर में कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है तो उस डिमांड को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, मतलब हमारी डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है, प्राइस में कितना ही चेंज आ जाए, मतलब इधर मैं 8 की जगह 10 लिख दूँ, 12 लिख दूँ, 15 लिख दूँ, 20 तक के लिख दूँ, बट हमारा आंसर क्या रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा। इसके लिए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, कुछ भी चेंज इसमें नहीं हो रहा है, तो इधर हो गया ED इज इक्वल टू 0। अब एक एक पॉइंट ऊपर जाते हैं डिमांड कर्व में और हर पॉइंट पे क्या करते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला वैसे का वैसे रहेगा, ED इज इक्वल टू L बाय U। अब P1 पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी वो कैलकुलेट करेंगे। अब P1 पॉइंट पे क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। P1 पॉइंट पे लोअर सेगमेंट क्या है, P1B, P1B है हमारा लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट है P1A तक, पूरा की पूरा P1A तक अपर सेगमेंट है। P1B की मेजरमेंट क्या है, मैंने आपको बोला था कि ये हर एक पार्ट 2-2 सेंटीमीटर का है, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया और डिवाइडेड बाय ऊपर कितना है, अभी इसके ऊपर 3 पार्ट है मतलब 6 सेंटीमीटर हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 1/3 दैट इज 0.33। तो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दोस्तों 0.33 मतलब अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है तो हमने पढ़ा था कि ये से डिमांड को बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब ये थोड़ा भी चेंज होने की कोशिश नहीं कर रहा है, बट जब रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होता है दोस्तों तो प्राइस ज़्यादा चेंज होती है, डिमांड कम चेंज होती है, इसके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम को हम बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब आगे का पॉइंट ले लेते हैं। पी पॉइंट पे क्या हुआ, लोअर सेगमेंट है PB, अपर सेगमेंट है PA। PB का मेजरमेंट है 4, PB का भी, PA का भी है 4, क्योंकि ये मिडल पॉइंट है, इधर से ऊपर 4 सेंटीमीटर, इधर से नीचे 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस पॉइंट पे हो गया दोस्तों 1। कब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होता है, जब डिमांड क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है 1। तो इधर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं ऊपर ऊपर, और अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम्स पे क्या क्या इलास्टिसिटी होगी। अब हमें क्या करना है, P2 पॉइंट पे फाइंड आउट करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। P2 पॉइंट पे लोअर सेगमेंट क्या है, तो P2B लोअर सेगमेंट है, ठीक है। अब अपर सेगमेंट क्या है, P2A अपर सेगमेंट है। लोअर सेगमेंट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, P2B में कितने पार्ट है, 2-2 सेंटीमीटर के 3 पार्ट है, तो लोअर सेगमेंट है 6 का और P2A है 2 सेंटीमीटर का, मतलब ये हो गया 3। इधर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए एक ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, तो इधर हम लोग लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर तक जा रहे हैं वैसे वैसे इनइलास्टिक डिमांड अब इलास्टिक बनती जा रही है, मतलब पहले डिमांड इलास्टिसिटी 0 थी, फिर लेस देन 1 हुई, अब 1 हुई, अब 1 से ज़्यादा हुई, तो एंड पॉइंट क्या आएगा, अगर आप लोग अज्यूम करेंगे, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें, तो एंड पॉइंट आएगा दोस्तों A पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी कैसे होगी ये हम लोग चेक कर लेते हैं।
अब ए पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। ए पॉइंट पे लोअर सेगमेंट क्या है, पूरा की पूरा डिमांड कर ए बी है लोअर सेगमेंट ए पॉइंट पे। अपर सेगमेंट क्या है, इसके ऊपर ग्राफ है क्या, कोई भी ग्राफ नहीं है, तो अपर सेगमेंट 0 है। मैथमेटिक्स में जब भी एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आता है दोस्तों, तो उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो इसकी भी वैल्यू होगी, मतलब ए पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जो हमने ऑब्जर्व किया था कि जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं डिमांड कर्व तक, तब तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ रही है, और लास्ट में जाके जब वो वाई एक्सिस को टच कर जाएगा पॉइंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी इन्फिनिटी। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि लीनियर डिमांड कर्व में आपको मेजर करना है मेथड से कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपको ये ग्राफ निकालना है और हर एक पॉइंट पे आपको निकाल के दिखाना है उनको कि ऐसे ऐसे डिमांड कर्व पे क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज हो रही है, और ये हमारे ऑब्जर्वेशन है इन पॉइंट के साथ। अब हम देखेंगे कि कर्व वाला जो डिमांड कर्व है उस पे हम लोग कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे इन तीनों मेथड्स का लास्ट पार्ट एक जो है कि नॉन लीनियर अगर हमारा डिमांड कर रहा है तो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे। इसके पहले वाला चैप्टर लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको समझाया था कि डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। नॉन लीनियर मतलब क्या है, एक कर्व जैसा भी हो सकता है। ये कर्व भी क्या है दोस्तों, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, मतलब इसका स्लोप डाउनवर्ड है। सिर्फ ये क्या है, स्ट्रेट लाइनिंग नहीं है। हमने क्या किया था, उधर परफेक्ट नंबर लिए थे, इसके लिए उधर स्ट्रेट लाइनिंग आ रहा था, इधर हमारा एक कर्व हमने अज्यूम किया। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट मेथड में निकालने का हमारा फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, मतलब L डिवाइडेड बाय U। अब L डिवाइडेड बाय U में हम लोग इस कर्व पे कैसे इसको लोअर पार्ट और अपर पार्ट लेंगे। तो इस कर्व में हमें पॉसिबल नहीं है कि इस लोअर पार्ट का हम लोग मेजरमेंट ले और इस अपर पार्ट का मेजरमेंट ले, क्योंकि ये कर्व है, स्ट्रेट लाइनिंग नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस कर्व में से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब टेंजेंट क्या होता है आपको मालूम होगा कि कोई भी कर्व को अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम से जाने वाली एक लाइन निकाली जाए तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। और ये टेंजेंट हमने क्या की, दोनों एक्सिस तक निकाल ली, मतलब एक्स एक्सिस तक और वाई एक्सिस तक भी निकाल ली। एक्स एक्सिस पे एज यूजुअल है क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे एज यूजुअल है प्राइस। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारा फॉर्मूला लगाते हैं लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टेंजेंट का लोअर सेगमेंट लेंगे, केयरफुली सुनिएगा, टेंजेंट का लोअर सेगमेंट लेंगे। ये हमारा डिमांड कर्व है, टेंजेंट का लोअर सेगमेंट हुआ EB डिवाइडेड बाय टेंजेंट का लोअर अपर सेगमेंट है EA। ये हुआ लोअर सेगमेंट EB, अपर सेगमेंट है EA। अब आपको क्या दिख रहा है कि इधर मैं परफेक्ट मेजरमेंट नहीं लिया है, बट EA जो पार्ट है वो EB जो पार्ट है वो EA से बड़ा है। इसके लिए इधर जो भी आंसर आएगा दोस्तों, वो आंसर आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि ऊपर का नंबर क्या है, बड़ा है। अगर समझिए ऊपर का नंबर 10 है, नीचे का 8 है, तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा जो ग्रेटर देन 1 होगा। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, डिमांड इलास्टिक है। तो ऐसे क्या करते हैं, जब नॉन लीनियर कर्व होता है दोस्तों, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कर्व से जाने वाली एक टेंजेंट निकालते हैं और टेंजेंट पे अपना फॉर्मूला लगाते हैं लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अगर समझिएगा कि अगर ऐसा होता था कि ये कर्व इधर टेंजेंट को एक इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इधर नहीं कर रहा है, सिर्फ इधर कर रहा है, इधर मैंने E सेगमेंट ले लिया, तो अभी भी मेरा फॉर्मूला वही रहेगा, EB डिवाइडेड बाय EA। बट अभी EB पार्ट छोटा हो गया, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ, ये डिमांड कर वापस से नहीं निकाल रहा हूँ। तो EB पार्ट छोटा हो गया, जब EB पार्ट EA से छोटा होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इधर हो जाएगी लेस देन 1, दैट इज इन इलास्टिक डिमांड, दैट इज व्हाट, इन इलास्टिक डिमांड। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, नॉन लीनियर कर्व पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्रॉ करते हैं और इधर कौन से भी पॉइंट पे हम लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल सकती है। तो ये था दोस्तों हमारा टॉपिक लेक्चर, जिसमें था हमने पढ़ा कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर अभी आपके बुक में आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिए रहेंगे, बट एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए ये आपको एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए अभी हम लोग ये नहीं ले रहे हैं। थैंक यू सो मच।